हेलो बच्चों, मैं अमरेश। आज सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 का सेक्शन सी लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। बीच में बच्चों कुछ गैप हो गया, वो बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के कारण ऐसा हो गया। अब मैं इसको लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कराता हूँ। देखिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 26, 65 और यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाएगा कि बच्चों करना क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26। अब बच्चों क्या करना है, ये आप रफ में कर सकते हैं कि ऐसा करिएगा 26 को 2 से 13 बार में लग जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग 26 को 2 × 13 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65, है ना, इसका भी बच्चों इसी तरह कर लेना है, रफ में कर लेना है ना। कितना से लगेगा, 5 से 13 × 25 65, है ना। और ना 5 टूटेगा ना 13 टूटेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 13, है ना। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 117, उसी तरह कर लेना है इसको बच्चों। तो 17, अब देखो 7 1 8 1 9, 3 से तो कट जाएगा, तो 3 3 × 9, 2 3 9 27, फिर 3 से 13 3 39, इस तरह हो जाएगा, यानी 3 × 3 × 13 हो जाएगा, है ना। अब हो गया। अब बच्चों हम लोग को देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होगा। तो ध्यान रखना है एलसीएम का क्या तरीका है। एलसीएम में जो मिल रहा है, तीनों में जो है कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, है ना। जैसे तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 26, 65 एंड 117 इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो बच्चों इसमें 2 इसमें है और इस किसी में नहीं है, तो 2 भी आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अब देखो 13 तीनों में है, तो 13 भी आ गया। अब देखते हैं 13 का तो काम हो गया, 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 भी हो जाएगा, है ना। अब बच रहा है इसमें 3 × 3, तो 3 × 3 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 2 × 130, है ना। 130 हो गया, 130 × 9, 13 17 से 30, 1170। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ ऑफ 26, 65 एंड 117 इज इक्वल टू, है ना। अब एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या देख रहा है, 2 तीनों में नहीं है, 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें नहीं, 13 तीनों में है, यानी 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी फॉर विच वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर, है ना। एक जो रूट है इसका वह दूसरे का 6 टाइम्स। तो बच्चों हम लोगों ने बनाना शुरू किया है इसको। लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, है ना। ये हम लोगों ने अल्फा और बीटा इसका रूट मान लिया। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, तो क्या कह रहा है कि एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 टाइम है, यानी बीटा जो हो गया या अल्फा, किसी एक को कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि सिर्फ इसी करना है, ये एक रूट कोई सा भी रूट। तो मान लेते हैं ये इसका 6 टाइम है, यानी मान लेते हैं कि अगर यह बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 अल्फा। बीटा मान लेते हैं ये एक दूसरे का 6 गुना है, तो बीटा क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा बराबर 6 अल्फा। अब हम लोग जानते हैं, आते हैं इसमें कि हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा वी लिख देंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, है ना। अल्फा को तो अल्फा रहने दो, बीटा बराबर कितना है, 6 अल्फा -b। अब आते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूला वाला b में है -14, a के जगह पर p आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 अल्फा इज इक्वल टू -14/p, देन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 14/p × 7, ये बाई में आ जाएगा, 7 2 × 14 2, यानी अल्फा बराबर हो गया 2/p, है ना। ये इसको इक्वेशन बनाने दो बच्चों, अल्फा का वैल्यू निकल गया, है ना। अब आते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा अगेन
अल्फ़ा इंटू बीटा इज बराबर होता है सी बाई ए, है ना, ये फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। तो हो जाएगा अल्फ़ा को तो अल्फ़ा रहने देते हैं, बीटा क्या हो जाएगा 6 अल्फ़ा है ना, तो बीटा की जगह पर हम लोग 6 अल्फ़ा डाल सकते हैं, बराबर सी बाई ए। सी कितना है 8 है, ए कितना है पी है, डालते हैं यहाँ। अभी क्या हो जाएगा, अब बच्चों देख लेना, अल्फ़ा का वैल्यू 2/p है ना, तो अल्फ़ा की जगह पर 2/p डाल सकते हैं इंटू 6 इंटू फिर अल्फ़ा, तो फिर 2/p 8/p, ठीक है ना। p का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24p² इज इक्वल टू 8/p, है ना। क्या हो जाएगा 8p² बराबर 24p, है ना, एक p से p कैंसिल, है ना, यानी p बराबर हम लोग लिख सकते हैं, p एक रखने देते हैं, 8p इधर आ जाएगा 24p बाई 8p, एक 8p इंटू p हो जाएगा, तो एक p रह गया इधर, p से p कैंसिल, 8 3 जा 24, यानी p का वैल्यू 3 इज द आंसर। बच्चों इसको समझ लेना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 28। अब बच्चों 28 एक का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है एट द बेंगलुरु मैराथन देन 42 किलोमीटर रूट इज डिजाइन, है ना। एक बेंगलुरु मैराथन है, मैराथन दौड़ लंबा दौड़ होता है, तो उसमें कह रहा है कि 42 किलोमीटर रूट है, इज डिजाइन सच दैट मैराथनर रन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। मैराथनर जो है दौड़ने लगाने वाले लोग वह स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में दौड़ रहे हैं। कभी कभी मैराथन में लंबी दौड़ टेढ़ा लाइन में होता है, जैसे जैसे रास्ता जाती है वैसे वैसे दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया है कि वो सीधी लाइन है। एंड रिटर्न बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, और जितना दूर जाते हैं उतना ही रूट से आ जाते हैं, यानी कंप्लीट बात है कि 21 किलोमीटर लंबा गया है, 21 किलोमीटर आया है, तब 42 किलोमीटर हो जाता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि ए मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड, है ना, हवा के विरुद्ध दौड़ रहा है, कवर्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैराथन इन 2 आवर्स। कह रहा है कि 21 किलोमीटर, फर्स्ट हाफ तो 21 किलोमीटर हो जाएगा, फिर जो सेकेंड हाफ हो जाएगा 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। तो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ जो हवा के अगेंस्ट गया है वह 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है ना। ए मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड कवर्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैराथन इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में तय कर रहा है, ये ध्यान रखना है ना। पहला 21 किलोमीटर 2 घंटा लग रहा है, देन ही कवर्ड द सेकेंड हाफ रनिंग विद द विंड इज 1.5 आवर्स में, और दूसरा 1.5 घंटा में, यानी आधा घंटा कम लगता है, यानी हवा के साथ दौड़ता है। तो एज्यूम दैट द मैराथनर रन एट ए कांस्टेंट स्पीड, मैराथनर का जो स्पीड है कभी बढ़ घट नहीं रहा है, एक स्पीड मान लिया गया, मैथ है स्पीड, एंड द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन डिड नॉट चेंज थ्रू आउट द मैराथन, और इसमें यह भी कंडीशन डाल दिया कि हवा का स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है ना। तो कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मैराथनर एंड द विंड, है ना। तब दोनों का स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों कैसे होगा सोल्यूशन। अब इसको हम लोग बनाते हैं। लेट द स्पीड ऑफ मैराथनर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ विंड बी y किलोमीटर पर आवर, है ना। हो गया। अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि अगर हवा के साथ दौड़ेगा, है ना, जिस डायरेक्शन में हवा विंड का डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में मैराथनर भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो दोनों का स्पीड एड अप हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को। और जब अगेंस्ट में दौड़ेगा तो मैराथनर हवा के अगेंस्ट दौड़ क्या रहा है, तो मैराथनर के स्पीड से हवा के स्पीड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ मैराथनर along the wind, है ना, या विद द विंड। विद द विंड कितना हो जाएगा, दोनों का स्पीड जोड़ देते हैं तो x + y किलोमीटर पर आवर,
है ना। फिर स्पीड ऑफ मैराथनर अगेंस्ट, अब हवा के अगेंस्ट में विपरीत दौड़ रहा है, तो अगेंस्ट द विंड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा बच्चों, है ना, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हवा के साथ जाता है तो 1.5 घंटा में, है ना, हवा के साथ जाता है तो 1.5 घंटा में, और हवा के अगेंस्ट आता है तो 2 घंटा लग जाता है। तो पहला कह रहा है कि मैराथन रनिंग अगेंस्ट द विंड, है ना, कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैराथन, यानी 21 किलोमीटर का तो 2 घंटा में वापस आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा कि अगर हम दे रहे हैं कि 21 किलोमीटर की दूरी है, हम लोग जानते हैं ना, है ना, क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, जब अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट में ये हो जाएगा, तो लग रहा है 2 घंटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 क्रॉस, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 21/2, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि 1.5 घंटा लग रहा है क्या, विथ द विंड, हवा के साथ का जो डिस्टेंस है तो वो लग रहा है 1.5 घंटा। तो हो जाएगा कि वह 21 किलोमीटर की दूरी ही है, तो 21x + y = 1.5 आवर, है ना। तो अब डेसिमल को तो भगा के रखना है बच्चों, डेसिमल, तो 1.5 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। पॉइंट उठाइए, 10 रखिए, 3 × 5 = 15, है ना। इसको 5 या 15, 5 × 10, 3/2, तो इसको हम लोग इस तरह लिख भी सकते हैं। तो x + y बराबर हो जाएगा 21, 1.5, पॉइंट उड़ा के इधर 10 कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5 × 2 = 2, है ना, 7 × 2 = 14, 21 बराबर 14 किलोमीटर, है ना। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5 × 2 = 7 × 2 = 14 किलोमीटर, x + y, है ना। अब बच्चों दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x माइनस वाई बराबर 21/2, x + y = 14। y से y कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 21/2 10.5 और 14, तो 24, यानी 24.5, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24.5 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा, 2 से 12 × 2 = 24, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी 12.25 किलोमीटर पर आवर, है ना। किसका स्पीड हो गया, x किसका माने है, मैराथनर का स्पीड हो जाएगा बच्चों 12. अब x का वैल्यू है, किसी में डाल देते हैं बच्चों। अब x का वैल्यू 12.25 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जो आसान हो उसमें डाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 14 है, ये आ गया x का वैल्यू 12.25 + y = 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 - 12.25, है ना। तो कितना हो जाएगा 0.75, है ना, एक आ गया 13 में से 12 गया 1.75 किलोमीटर पर आवर, यानी विंड का स्पीड हो जाएगा 1.75 किलोमीटर पर आवर और मैराथनर का स्पीड हो जाएगा 12.25 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने 28A का क्वेश्चन किया। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिख देता है तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, पहले क्वेश्चन को खूब अच्छा से पढ़ लेंगे, उसको ईजी सा क्वेश्चन होता है, आसान सा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बच्चों, इस कारण से ये थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया है ना। लेकिन चलिए समझने वाली बात है, समझना मेन मोटो तो हम लोग का लक्ष्य पढ़ाई है। अब क्वेश्चन नंबर 28 का बी बनाते हैं। 8 का बी कह रहा है, ए मैन कैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स। कहने का मतलब है कि एक आदमी जो है नाव चला सकता है
20 किलोमीटर 2 घंटा में डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ, है ना, पानी में धारा की जो स्पीड है उसके साथ, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, है ना, इन 2 आवर्स। ध्यान रखना है 20 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ही आ पाता है 2 घंटा में। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, उसका स्पीड हमको निकालना है शांत जल में, यानी किसका, बोट का स्पीड कितना हो जाएगा शांत पानी में, और एल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम का स्पीड कितना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों क्या करना है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड द स्पीड ऑफ बोट का हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, है ना। ये 2 कंडीशन हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्पीड पानी और बोट की स्पीड की बात हो, यानी धारा की स्पीड हो और नाव की स्पीड हो, ऐसे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो, मेरे कहने का मतलब है अगर बोट भी धारा की दिशा में ही चल रहा हो, जिधर पानी की धार चल रही हो, है ना, डाउन स्ट्रीम में, तो उसमें दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। और जब स्ट्रीम के अगेंस्ट में नाव चल रही हो, तो उस हालात में, उस कंडीशन में जो नाव का स्पीड है उसमें से स्ट्रीम का स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, है ना, ये है क्वेश्चन, 20 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है। तो हम लोग जानते हैं ना बच्चों कि क्या होता है कि जो दूरी है उसको स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकल जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, अभी देख लीजिए डाउन स्ट्रीम का है, तो डाउन स्ट्रीम x + y हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 20/x + y = 2 आवर्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 बाई में जाएगा तो 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, यानी 10। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, है ना। अब फिर कह रहा है 4 किलोमीटर, है ना, इन 2 आवर्स अप स्ट्रीम में। बच्चों अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर है 2 आवर्स में, तो क्या हो जाएगा 4 अगेन 4 किलोमीटर बाय अप स्ट्रीम है तो माइनस कितना 2 आवर्स, इसमें भी 2 लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा x - y बराबर 2, है ना, 2 × 2 = 4, 2 इक्वेशन 2। अब जोड़ लीजिए दोनों को, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो क्या हो जाएगा x + y = 10, x - y = 2। जोड़ते हैं, प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 10 × 2 = 12 हो गया, तो x बराबर 12/2, 2 × 6 = 12, 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड कितना, लेट द स्पीड ऑफ स्टील वाटर, है ना। तो बोट का स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब x का वैल्यू पुट कर दिए किसी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + y = कितना है 10 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6 + y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देयरफॉर y = 10 - 6 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड है स्ट्रीम का वो आ गया 4 किलोमीटर आवर।
तो 28 का बी हम लोगों ने किया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, शोन बिलो इज ए सर्किल, है ना, यह एक सर्किल है नीचे, विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स है, यूजिंग ट्रायंगल्स क्यू ओ आर, इस ट्रायंगल को उपयोग करते हुए एंड पी क्यू आर, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर को, यानी इस ट्रायंगल को यूज करिए क्यू ओ आर को और पी क्यू आर को, इस ट्रायंगल को यूज करते हुए विदाउट एनी डूइंग एनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। प्रूव दैट टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर आर इक्वल इन लेंथ, यानी पी क्यू बराबर पी आर को हमको दिखाना है कि इक्वल है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट सेंटर ऑफ ओ आर इज ए सर्किल in which PQ and PR are two tangents, है ना, which touches the circle at point Q and R. Chord QR forms a triangle with center O is QR. तो then we have to prove that PQ बराबर पी आर, ये हमको प्रूफ करना है ना, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है। अब आते हैं प्रूफ में, है ना, प्रूफ में ये इसमें जो दिया हुआ है बच्चों वो हमने लिख लिया। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या है कि पी क्यू और पी आर को दिखाना है हम लोग को बराबर में, तो पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इसका यूज करना है क्यू ओ आर ट्रायंगल को। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ओ क्यू बराबर ओ आर, क्यों, ड्यू टू रेडियाई ऑफ सर्किल, इसको लिखेंगे यहाँ, ड्यू टू रेडियाई ऑफ सर्किल, है ना, ये सर्किल का बराबर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब जब ये बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, है ना, ये ट्रायंगल। तो जब ऐसा हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ये साइड बराबर है तो बेस पर का एंगल भी बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल ऑन द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड बराबर, तो ये हो जाएगा, ये हो गया, है ना। अब देख लीजिए, आते हैं, अब हम लोग जानते हैं ना पी क्यू ओ जो है वह किसी भी, यह टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट्स टू द सर्किल forms right angle at the point angle with the radius, है ना, रेडियस के साथ। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो पी क्यू ओ, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री में से ओ क्यू आर माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर हो जाएगा पी क्यू आर बराबर। अब देख लीजिए पी क्यू आर,
अब हम लोग आते हैं पी आर क्यू, है ना, एंगल पी आर क्यू, है ना, क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा कि पी आर क्यू हो जाएगा, पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर ओ, है ना, यानी एंगल पी आर ओ माइनस एंगल ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू, है ना। तो पी आर ओ कितना हो जाएगा, वही एंगल पी आर क्यू, ये हो जाएगा 90 डिग्री, अब माइनस एंगल ओ आर क्यू, है ना। अब देख लीजिए ओ क्यू आर और ओ आर क्यू बराबर है, तो ओ क्यू आर ये जब ओ आर क्यू दे सकते हैं, है ना, इसके जगह पर उसको पुट कर सकते हैं, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 रहने दो, इसको इक्वेशन, इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं, अब इसको एक लाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस ओ आर क्यू के जगह पर हम लोग ओ आर क्यू आर लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू आर लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू आर यहाँ लिखेंगे, सिंस एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ये बराबर होता है ना। अब यह इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री माइनस ओ क्यू आर, 90 माइनस ओ क्यू आर, तो यानी एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। अब देख लीजिए पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बराबर हो गया तो साइड इक्वल हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर पी आर, प्रूव्ड। तो हम लोगों ने बच्चों 29 क्वेश्चन किया, है ना, और 29 का बी, 29 का ए था नहीं, और में क्वेश्चन है 29 का, तो और वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों के। और में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू ए सर्किल, पी क्यू और पी आर, है ना, दो टेंजेंट्स है, तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट्स बराबर होते हैं, सच दैट आर पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू के ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ आर क्यू एस, ये एंगल का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना, यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा कि टेंजेंट्स, है ना, यानी पी आर बराबर पी क्यू, क्यों, ड्यू टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल, है ना, टेंजेंट सर्किल का टेंजेंट है तो ये बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होगा यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी ट्रायंगल पी आर क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, बराबर हो जाएगा, है ना। अब देख लीजिए यहाँ लिखेंगे ना, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, है ना, पी क्यू आर बराबर नहीं सॉरी प्लस आर पी क्यू, है ना, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखिए पी आर क्यू आर, है ना, तो हम लोग पी क्यू आर ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों को पी क्यू आर क्योंकि बराबर है यहाँ, तो एंगल पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख सकते हैं, इसको भी एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, प्लस ये 30 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 130 उधर जा करके माइनस 150 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 150/2, 2 से 75 डिग्री,
75 डिग्री आ गया बच्चों। यानी पी क्यू आर यानी ये 75 डिग्री, तो ये भी क्या है बराबर 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देख लो करना क्या है कि ये और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब यह पी क्यू एस आर जो है एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये एंगल ये अब जैसे देख लीजिए, ये अगर ये और ये पैरेलल है तो ये 75, तो ये भी 75, 70 150 डिग्री हो गया। तो 150 तो ये भी एंगल जो होगा 150 हो जाएगा, है ना। तो ये अगर बराबर है तो कन्फर्म है कि ये और ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल, ऐसा लिखते हैं कि पी क्यू पैरेलल आर एस, यह क्या है गिवन है। तो क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, है ना, बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, है ना। तो पी क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर एस, है ना, है ना। तो ये पी क्यू आर, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। 75 डिग्री हो गया, ये भी 75 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 150। तो एंगल लिखेंगे पी आर एस इज इक्वल टू 150 डिग्री, है ना। अब इसमें बच्चों इधर बनाता हूँ मैं यहाँ, तो पी आर एस इज इक्वल टू 150 हो गया। तो सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, है ना। देयरफॉर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, है ना। तो पी आर एस का वैल्यू कितना 150 डिग्री बराबर पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में क्या क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, पी क्यू आर प्लस आर क्यू एस, है ना। तो पी क्यू आर, अब यहाँ देख लो बच्चों, तो 150 डिग्री बराबर पी क्यू आर कितना 75 डिग्री प्लस आर क्यू एस। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री आंसर। तो इस आर क्यू एस का वैल्यू 75 डिग्री ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्रूव करना है ना। तो चलिए फ्रॉम LHS से चलते हैं। फ्रॉम LHS क्या है, दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो लिख लिया, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। इसको लिखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला में 1 होता है। तो बच्चों क्या कर देना है, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना ही हो जाएगा। अब बाय में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब ये दोनों के बाय में जाएगा, यानी साइन थीटा बाय में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ हो गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 1 बाई साइन थीटा, है ना। तो 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा।
सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, RHS प्रूव्ड। तो RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 नंबर क्वेश्चन में, द मीन टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर 31 consecutive डेज वाज फाउंड टू बी 35.7 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि किसी सिटी का, किसी शहर का जो टेम्परेचर है 31 डेज का, 31 दिन का, वह मीन टेम्परेचर है, मीन है, एवरेज मान लीजिए 35.7 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कि फर्दर द मीन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 8 डेज, और उसमें से अब क्या कर दिया, सेक्शनाइज कर रहा है कि पहला 8 दिन का जो टेम्परेचर है वह था 28.4 डिग्री सेल्सियस का, वो एवरेज है, मीन निकाला हुआ है 35, पूरा 31 दिन का है, उसमें से 8 दिन का इतना है। द मेन 12 डेज का, उसके 8 दिन के बाद फिर 12 दिन का 36.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 12 20 दिन का हो गया, बच जा रहा है 11 दिन, है ना। द फाइंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेज, है ना। तो 11 दिन का फिर मीन टेम्परेचर निकालना होगा बच्चों। तो करना क्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि द टोटल टेम्परेचर ऑफ द सिटी इन 31 डेज, क्या हो जाएगा, 31 डेज का है तो 31 दिन में सब कुछ मल्टीप्लाई किया, 31 गुणे 35.7 डिग्री सेल्सियस है ना। तो कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30.57, रफ में करेंगे इसको बच्चों, 31 से करना है, तो ये तो हो जाएगा 357, 7 या 21, 2 5 या 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 3 या 9, 1 10, 7 5 1 6, 7 3 10 का 0 हाथ में 1 1 1, है ना। 1106 1106.7 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आ गया, है ना, हमारा टोटल दिन का। अब ये टोटल 31 दिन का निकलेगा बच्चों। अब हम 8 दिन का निकालते हैं। द टोटल टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 8 डेज, क्या हो जाएगा 8 गुणा, ये कितना 8 डेज का दिया हुआ है फर्स्ट डेज का 28.4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 28.4 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 8 64 और 3 67 के साथ हाथ में 6 और 2 16 और 16 और 6 22, है ना, एक, यानी इतना डिग्री सेल्सियस 227.2 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना, 8 दिन का। फिर नेक्स्ट टोटल टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 12 डेज, 12 डेज का क्या हो जाएगा, तो 12 और ये कितना चल रहा है 36.4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 चौका 48, हाथ में 4, 12 छक 72, अब 72 4 76 का 6, हाथ में 7, 12 36 और 36 और 7 43, है ना, डिग्री सेल्सियस, है ना, इतना डिग्री सेल्सियस। अब बच जा रहा है कितना दिन, 12 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 20 दिन, अब बचा हुआ है 11 दिन का, और टोटल इतना दिया हुआ है, ये टोटल है हमारा। तो इस 20 दिन का टेम्परेचर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, बचा हुआ दिन का टेम्परेचर निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे टोटल टेम्परेचर ऑफ रेस्ट डेज, बचे हुए दिन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1106.7 डिग्री सेल्सियस माइनस, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 7 6 13 14 का 4, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 4 और 2 6, 664 डिग्री सेल्सियस, है ना। 200 देख लीजिए, 8 2 10, 7 6 13 14 4, हाथ में 1 3 और 2 5 1 6 4 और 2 6, है ना। अब इतना इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.7 तो रह गया, है ना, माइनस हो जाएगा। अब 6 में से 4 गया 2, 0 में से 6 रह जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, है ना, 0 हो जाएगा, 10 10 में 6 गया 4, 442.2 डिग्री सेल्सियस ये आ गया हमारा रेस्ट जो बचा हुआ, यानी 11 दिन का जो हमारा टेम्परेचर है। अब इसको देख लो बच्चों,
देख लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 0.7 हो गया, 4 2 6, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 और 4 10, 1 11 का 1 हाथ में 1 और 1 11, ठीक है इतना। अब द मीन टेम्परेचर ऑफ रेस्ट डेज, तो रेस्ट डेज कितना बच गया, 31 में से 20 दिन निकल गया तो 11 दिन, तो 11 दिन का तो हो जाएगा 442.7 डिग्री सेल्सियस बाई 11 सब कर लेते हैं इसको। 11 4 जा 44, 2 नहीं लगेगा 0 है ना, 7 आ गया पॉइंट, 11 दूना 22 है ना, 5 है ना, उसको फिर एक 5 आ जाएगा, पॉइंट 0 दे देंगे 50 हो जाएगा, 11 चौका 44 यानी अप्रॉक्सीमेट है, यानी 40.24 डिग्री सेल्सियस रेस्ट दिन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया रेस्ट 11। तो आज हम लोगों ने बच्चों सेक्शन सी हम लोगों ने किया है, सेक्शन सी आज हम लोगों ने किया है ओस्वाल का, है ना। अब हम सेक्शन डी लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे बच्चों। तो आज तक के लिए तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद।